नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप स्वागत करता हूं आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं। और राजस्थान की सभ्यताओं में इससे पहले हमने बालाथल जो सभ्यता है वो नहीं पढ़ी थी। बैराट और अन्य सभ्यताएं, बैराट, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बड़ी सभ्यताओं का क्या कर लिया था, नॉलेज ले लिया था। तो आज हमारी सभ्यता का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बालाथल, जो उदयपुर में मिलने वाली क्या है, एक सभ्यता स्थल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जानकारी। और आज की जानकारी का टॉपिक है बालाथल। तो दोस्तों, बालाथल जो सभ्यता है, बालाथल सभ्यता राजस्थान के अंदर, आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि राजस्थान के अंदर ये बालाथल सभ्यता जो है ये हमें किस जिले के अंदर प्राप्त हुई है, उदयपुर जिले के अंदर प्राप्त हुई है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, बालाथल हमें उदयपुर के अंदर प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात, बालाथल उदयपुर के अंदर एक तहसील है जिस तहसील का नाम है वल्लभनगर। वल्लभनगर तहसील के अंदर हमें ये सभ्यता क्या होती है, प्राप्त होती है। यहां पर आपको यह भी याद रखना होगा कि उदयपुर के अंदर हम जब पूर्व की तरफ चलते हैं तो लगभग 42 किलोमीटर दूर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उदयपुर के अंदर पूर्व की तरफ 42 किलोमीटर दूर जाने पर हमें एक क्षेत्र, एक तहसील प्राप्त होती है जिसका नाम है वल्लभनगर। और इस वल्लभनगर के अंदर उत्तर के अंदर, ध्यान रखिएगा, वल्लभनगर के अंदर उत्तर के अंदर एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है उंटाला, जिस क्षेत्र का नाम है उंटाला, ठीक है ना। ये यहीं पर एक छोटा सा क्षेत्र है जिसको बालाथल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हमें ये सभ्यता स्थल क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। बालाथल सभ्यता स्थल जो है ये राजस्थान के अंदर हमें उदयपुर, ठीक है, और तहसील बात करेंगे तो क्या हो गई, वल्लभनगर। तो थोड़ा सा वल्लभनगर के बारे में मैं कुछ एक दो फैक्ट और आपको बता देता हूं ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। याद रखिएगा दोस्तों, वल्लभनगर जो है, वल्लभनगर तहसील के अंदर, वल्लभनगर के अंदर ही याद रखिएगा दोस्तों, उंटाला का दुर्ग है एक, तो ये याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि उंटाला दुर्ग जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर है, तो आप बोलोगे उदयपुर के अंदर है, वल्लभनगर तहसील में है। दूसरी बात करूं तो यहीं पर हमें ज्वार अनुसंधान केंद्र भी प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर ही ज्वार अनुसंधान केंद्र क्या है, बना हुआ है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। फिर बात करें कि इसी वल्लभनगर के अंदर आपको भैंस प्रजनन केंद्र भी प्राप्त है, यहीं पर ही याद रखिएगा भैंस प्रजनन केंद्र भी है, भैंस प्रजनन केंद्र। तो ये तीन चीजें और हैं जो हमें इसी क्षेत्र के अंदर वल्लभनगर तहसील के अंदर क्या होती है, प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं हम बालाथल सभ्यता की कुछ जानकारियां। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, बालाथल सभ्यता जो है, इस सभ्यता का जब कालक्रम निकाला गया तो कार्बन 14 विधि के आधार पर, कार्बन 14 विधि के आधार पर इस सभ्यता का कालक्रम जो है वो कब निकाला गया, इस सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व के आसपास निकाला गया। जैसा कि मैं इससे पहले आपको पहले भी बता चुका हूं कि सिंधु सभ्यता का समय भी जो है वो क्या है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर हम लोग कितना कहते हैं, 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। अब 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का समय मानते हैं। और इसका भी कार्बन 14 विधि के आधार पर हमारे पास 2350 ईस्वी के आसपास आ रहा है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये बालाथल सभ्यता स्थल जो है ये सिंधु का एक क्या है, स्थल है। और आहड़ से भी इसका क्या है, बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है ना। आहड़ भी हमें कहां प्राप्त हुआ है, उदयपुर में प्राप्त हुआ है। और बालाथल भी हमें कहां प्राप्त हो रहा है, उदयपुर में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये आपस के अंदर सभी स्थल जो हैं वो क्या हैं, संबंधित हैं। आहड़ और कौन से, बालाथल वाले क्यों हैं, इसके बारे में भी आगे जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खोजकर्ता के बारे में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके खोजकर्ता जो थे इसके कौन थे, वीरेंद्रनाथ मिश्र। वीरेंद्रनाथ मिश्र जो है, जिनको वीएन मिश्र भी लिखा हुआ मिल जाता है, 1963 के अंदर इन्होंने इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। ये पूना के अंदर एक कॉलेज पड़ता है दोस्तों, दक्कन कॉलेज। इस दक्कन कॉलेज के अंदर क्या थे, प्रोफेसर थे। और 1963 के अंदर इनके द्वारा, 1963 के अंदर इनके द्वारा इस सभ्यता स्थल की क्या की गई थी, खोज की गई थी इनके नेतृत्व के अंदर। इसके बाद 1993 के अंदर 1993 में इस क्षेत्र का उत्खनन करने का क्या किया गया, ठीक है ना, प्रयास किया गया। उत्खनन के लिए कुछ उत्खननकर्ताओं को भेजा गया, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। नंबर 1 आता है वीएस शिंदे, जो कि इन्हीं के नेतृत्व के अंदर क्या कर रहे थे, ठीक है ना, उत्खनन कर रहे थे। दूसरा नाम आता है देव कोठारी और तीसरा नाम आता है आर के मोहंती।
जो इन लोगों ने, वीएस शिंदे ने, देव कोठारी ने और आर के मोहंती ने इस स्थल का उत्खनन कार्य किया, तो इसी दौरान आपको याद रखना होगा कि हमारे यहां पर राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान की तरफ से डॉक्टर ललित पांडे और डॉक्टर जीवन, ठीक है ना, खरकवाल, याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर जीवन खरकवाल, इन दोनों व्यक्तियों का भी क्या था, बहुत बड़ा योगदान था। अगर आपसे ये क्वेश्चन कई बार कालीबंगा के बारे में पूछा जाता है कि बताइए कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है, वैसे ही यहां पर बालाथल से भी पूछ सकता है, और ये नाम जो है उनमें से कोई भी एक नाम वो यहां से हटा सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहां पर इसके उत्खननकर्ताओं में और खोजकर्ताओं में सबसे पहले वीएन मिश्र, जिसका नाम है क्या है, वीरेंद्रनाथ मिश्र, उसके बाद नाम आता है वीएस शिंदे, फिर आता है कोठारी, और उसके बाद आता है आर के मोहंती। देव कोठारी के साथ उस समय, ये देव कोठारी राजस्थान की तरफ से थे, ठीक है ना, और राजस्थान विश्वविद्यालय उदयपुर की तरफ से कौन कौन आए हुए थे, डॉक्टर ललित पांडे, ठीक है ना दोस्तों, और फिर एक आए थे डॉक्टर जीवन खरकवाल। ये राजस्थान के विश्वविद्यालय की तरफ से, उदयपुर की तरफ से क्या थे, आए हुए थे, इस मतलब ना नेतृत्व के अंदर, अर्थात इस उत्खनन के अंतर्गत वीएन मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन कर रहे थे। कहते हैं कि यहां का उत्खनन कार्य जो है वो लगभग कितने वर्ष किया गया है दोस्तों, 7 वर्ष किया गया है, ये भी याद रखिएगा। यहां का उत्खनन कार्य जो है 7 वर्ष किया गया, और इस उत्खनन से जो हमें सामग्रियां प्राप्त हुई, उन सामग्रियों में हमें एक बात पता लगी कि ये स्थल जो है ये ताम्रपाषाण काल से लेकर, ठीक है ना, लोह काल तक की क्या करता है, जानकारियां देता है। अर्थात इस स्थल को के अंतर्गत हमें ताम्रपाषाण काल से लेकर लोह काल तक के क्या प्राप्त हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता स्थल का लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों, 1400 वर्ग किलोमीटर तक का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था, जिसे लगभग 5 एकड़ के अंदर क्या किया गया है, नापा गया है। लगभग 5 एकड़ के अंदर इस सभ्यता की क्या की गई थी, खुदाई की गई थी, उत्खनन किया गया था। इस सभ्यता स्थल से हमें जो मेन पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये ताम्र, ठीक है ना, पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें यहां से क्या प्राप्त हुए हैं, तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, हमें यहां से क्या है, लोहकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, इसीलिए हमें यहां पर क्या प्राप्त हुए हैं, तीर प्राप्त हुए हैं, और कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो बर्तन लगभग 1800 ईसा पूर्व के हैं दोस्तों। ये बर्तन जो है वो 1800 ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की सांड की मूर्ति मिली है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, इसे थोड़ा सा आप क्या करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं, और फिर उसके बाद मैं इसे समझाने का क्या करता हूं, प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों, मिट्टी की सांड की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हो रही है, बालातल से। और अभी मैंने बताया कि इस सभ्यता स्थल का संबंध जो है आहड़ से भी है। आपको याद हो तो मैंने आहड़ सभ्यता करवाई थी, और आहड़ सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि हमें आहड़ से भी एक बैल की मूर्ति प्राप्त होती है, जिस बैल को हमने क्या नाम दिया था, बनासियन बुल नाम दिया था, याद रखिए। उस बैल को हमने क्या नाम दिया था, बनासियन बुल नाम दिया था। अब आप सोच के देखिए, यहां पर भी हमें एक बैल की मूर्ति प्राप्त हो रही है, एक सांड की मूर्ति प्राप्त हो रही है, जो सांड बालाथल में प्राप्त हो रहा है। इसीलिए याद रखिएगा, यहां के इस सांड की मूर्ति को भी हम क्या कह सकते हैं, बालाथल बुल कह सकते हैं, और इसे भी बालाथल बुल का क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। अर्थात इसे बालाथल बुल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, बालाथल बुल, बालाथल बुल बोला गया है। तो ये याद रखिएगा, तभी मैंने कहा कि इस सभ्यता का संबंध आहड़ से बिल्कुल अच्छी तरीके से है, क्योंकि जो प्रमाण हमें आहड़ से प्राप्त हो रहे हैं, वैसे ही प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, बालाथल से भी क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। फिर बात करें कि ये जो सभ्यता है, बालाथल सभ्यता, इस सभ्यता के अंदर हमें यू आकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। आपने कई बार चूल्हों को देखा होगा कि चूल्हे जो होते हैं इस तरह के बने हुए होते हैं, इस तरह से चूल्हों का क्या किया होता है, निर्माण किया हुआ होता है, और इस तरह से चूल्हों का निर्माण किया होता है। तो उसके चारों ओर यहां पर क्या होता है, ठीक है ना, फट्टा होता है, और इस तरह से यहां पर लकड़ियां लगाई जाती हैं चूल्हों के लिए। तो ये जो यू आकृति का चूल्हा हमें प्राप्त हुआ है, ये यू आकृति का चूल्हा याद रखिएगा हमें कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये यू आकृति का चूल्हा हमें, यू आकार का चूल्हा हमें कहां से प्राप्त हुआ है, बालाथल स्थल से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे बात करें तो हमें यहां पर मकान के अंदर पूर्ण रूप से जो मकान है जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन पूर्ण मकानों के अंदर पूर्ण रूप से क्या है, ठीक है ना, ईंटें लगी हुई है। लेकिन ये ईंटें जो हैं वो क्या नहीं है, पक्की ईंटें नहीं है। कई कई जगह पर हमें कच्ची ईंटों के क्या है, मतलब ना साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के मकान जो है कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से बने हुए थे। और यहाँ पर हमें एक बुना हुआ सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सूती कपड़ा जो है वो 500 ईसा पूर्व का है। आपको इससे पहले मैंने आपको एक सभ्यता करवाई थी, जिस सभ्यता का नाम क्या था, बैराट, और मैंने आपको बताया था कि बैराट के अंदर हमें सूती कपड़े के क्या मिलते हैं, प्रमाण है मिलते हैं। सूती कपड़ा जो है वो हमें कहां प्राप्त होता है, बैराट सभ्यता में। लेकिन बैराट सभ्यता के बाद यदि हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा जो है अगर हमें कहीं से प्राप्त होता है तो वो कहां से प्राप्त होता है, बालाथल से प्राप्त होता है। इसका मतलब राजस्थान की सभ्यताओं में हमें केवल 2 ही सभ्यता स्थल ऐसे प्राप्त हुए हैं जहां पर हमें क्या है, सूती कपड़े के प्रमाण मिलते हैं, एक बैराट और दूसरा बालाथल। और बालाथल वाला जो कपड़ा है वो लगभग 500 ईसा पूर्व का क्या है, माना जाता है। यहां से हमें जो भी लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां से हमें तीर प्राप्त हुए हैं, यहां से हमें कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो लोहे के औजार हमें प्राप्त हुए हैं, इन लोहे के औजारों का कालक्रम निकाला जाए तो ये लगभग 600 ईसा पूर्व के करीब माने जाते हैं। आपको इसका अर्थ भी समझना होगा कि ये 600 ईसा पूर्व के करीब माने जाते हैं। इसका मतलब जरूर वैदिक सभ्यता का जब खात्मा हो रहा था उस दौरान किसी प्रकार की सभ्यता का क्या था, विकसित होना जो है वो इस स्थल से जुड़ा हुआ क्या है, माना जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें एक भाग आता है वैदिक सभ्यता का, कौन सा, ठीक है ना। सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, और दूसरा आता है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का समय क्या माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है ना, 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक का समय कब तक माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो आप सोच के देखिए कि वैदिक सभ्यता जो है वो लो युगीन सभ्यता मानी जाती है, वैदिक सभ्यता को लो युगीन सभ्यता कहा जाता है। और देखिए 600 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का खात्मा माना गया है। और यहां से हमें जो लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं ये भी कौन सी सभ्यता के हैं, ये भी कौन से समय के हैं, 600 ईसा पूर्व के हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के अंतिम समय के जो उपकरण है, या वैदिक सभ्यता के अंतिम समय के काल के जो उपकरण है वो उपकरण हमें यहां से क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। और लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो नो डाउट लोहे को पिघला कर ही और लोहे को क्या है, गला कर ही क्या किया जा सकता है, उसे दूसरे, ठीक है ना, आकार में डाला जा सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पर लोहे को गलाने की क्या प्राप्त होती है, भट्टियां भी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये याद रखिएगा, हमें यहाँ पर लोहे की गलाने की 1-2 नहीं, टोटल कितनी भट्टियां प्राप्त हुई है, 5 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता स्थल का खुदाई जो है, इस सभ्यता स्थल की जब 7 वर्षों तक खुदाई की गई तो 22 परतों की पहचान की गई इसके अंदर। थोड़ा ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 22 परतों की पहचान की गई इस सभ्यता की। इस सभ्यता स्थल के अंदर हमें एक बहुत बड़ा भवन मिला, जिस भवन के अंदर कुल कितने कमरे थे, 11 कमरे थे। कुल कितने कमरे थे, 11 कमरे थे। और इन 11 कमरों वाला ये भवन जो है ये हमें किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, बालाथल सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। यहां पर हमें एक नलकूप के प्रमाण भी मिले हैं, जो नलकूप कौन से काल का है, लोह युगीन काल का है, लोहे का है। इससे एक अर्थ निकाला जाता है कि शायद इन लोगों को जमीन से पानी निकालने की कला भी आती थी, ठीक है ना। जमीन से पानी किसी तरीके से क्या किया करते थे, निकाला करते थे। तो नलकूप के प्रमाण भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं, नलकूप के प्रमाण भी हमें बालाथल सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं। बालाथल सभ्यता स्थल की तरफ चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बालाथल सभ्यता स्थल जो है यहां से हमें आखेट के, यहां से हमें पशुपालन के, और साथ ही साथ यहां से हमें कृषि के, क्योंकि मानव ने अपने जीवन में, जब मानव उच्च श्रेणी में आया तब ऐसी स्थिति में मानव 3 चीजों से अपना जीवन यापन करता था, शिकार कर कर, पशुपालन कर कर और कृषि कर कर। और इन तीनों के प्रमाण हमें बालाथल से प्राप्त होते हैं। तो बालाथल के अंदर शिकार के प्रमाण और साथ ही साथ बालाथल में पशुपालन के अंदर हमें बालाथल में गाय और बैल और कुत्ता, अर्थात इनके पालतू जानवरों में हमें, ठीक है ना, याद रखिएगा, गाय, बैल और कुत्ते के प्रमाण प्राप्त होते हैं कि इन लोगों को इन जानवरों का क्या था, ज्ञान था। साथ ही साथ कृषि की बात करें तो गेहूं, जौ, सरसों और मूंग जैसी खेती के बारे में भी, खेती का भी नॉलेज हमें कहां से प्राप्त होता है, बालाथल से प्राप्त होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी कि यहां पर बालाथल में 7 वर्षों के उत्खनन के बाद यहां से जितनी भी अस्थियां मिली हैं, उन अस्थियों की यदि पहचान की जाए, उन जानवरों की अस्थियों की पहचान की जाए, तो उन अस्थियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग 32 प्रजातियों के जानवरों की क्या रखते थे, जानकारी रखते थे। जानवरों की 32 प्रजातियां इस समय यहां क्या थी, प्रचलित थी।
32 जातियां जानवरों की प्रचलित थी और यहां पर हमें इतनी अस्थियां प्राप्त हुई है। इस बात से यह भी अनुमान लगा लिया जाता है कि बालाथल सभ्यता के जो लोग थे वो, याद रखिएगा दोस्तों, मांसाहारी थे। बाला सभ्यता स्थल के जो लोग थे, बालाथल सभ्यता के जो लोग थे वो मांसाहारी थे और वो मांस का क्या किया करते थे, सेवन किया करते थे। मांस का वो क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। यहां पर हमें लोहकालीन मृद भांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों, लोहकालीन मृद भांड, लोहे के काल के, लोहे कालीन के मृद भांड भी हमें क्या प्राप्त हुए हैं। अर्थात लोहकालीन है लेकिन भांड जो बर्तन जो है वो किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों का हमें क्या प्राप्त होता है, जमावड़ा प्राप्त होता है। अगर हम बात करें इससे आगे कि यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली है, तो आप देखोगे यहां से हमें एक योगी की क्या प्राप्त होती है, होगी की नहीं दोस्तों, ठीक है ना, ये योगी की, यहां से हमें क्या प्राप्त होती है, एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है, योगी की कब्र प्राप्त होती है, मूर्ति नहीं, योगी की कब्र प्राप्त होती है। लेकिन वो योगी जो है, योगी अर्थात देखिए ये किस तरह पद्मासन मुद्रा के अंदर बैठा हुआ है, किस तरह, मतलब ना अपनी भाषा में बोले तो गोडी डाल कर बैठे हुए। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति जो है इसकी कब्र जो है ये लगभग 4000 ईसा पूर्व है। अर्थात 4000 ईसा पूर्व पुरानी कब्र क्या है, हमें 4000 ईसा पूर्व तक की कब्र क्या है, हमें ये प्राप्त हुई है। इस योगी की कब्र को देखकर और उसके बाद जब इस पर अध्ययन किया गया, शोध की गई, तो पाया गया कि इस योगी की कब्र के अंदर बैठे इस कंकाल को कुष्ठ रोग था। अर्थात इसके अंदर हमें कुष्ठ रोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और याद रखिएगा भारत में कुष्ठ रोग के प्रमाणों में, कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होता है, तो यहां से बालाथल से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा भारत में कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाणों में से कौन सा प्रमाण है, ये योगी का जो है, ठीक है ना, योगी की जो कब्र है, जो कि एक क्या है, योगी की मुद्रा में है, इसके अंदर कोई कुष्ठ रोग के जो प्रमाण मिले हैं, ये भारत में सबसे प्राचीन प्रमाण है कुष्ठ रोग के, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद आगे कि यहां से हमें ताम्रपाषाण काल से लोह काल तक की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको 2 और इंपॉर्टेंट जानकारियां देता हूं जिसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, जिसको आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। नंबर 1, हमें यहां पर 3, ध्यान रखिएगा, तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है दोस्तों। 3 तांबे की क्या प्राप्त हुई है, 3 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये 3 तांबे की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता बात यह है कि इन तांबों की मुद्राओं के एक पहले हिस्से पर, आगे के हिस्से पर हमें किसका अंकन दिखाई देता है, हाथी का अंकन दिखाई देता है। और उसके बाद तांबे के उसी दूसरे सिक्के के, जैसे मान लीजिए ये सिक्का है, ठीक है ना, इस सिक्के के आगे के हिस्से पर हाथी का अंकन दिखाई दे रहा है और उसी सिक्के के दूसरे हिस्से के ऊपर 3 क्या है, पहाड़ियां दिखाई गई हैं। 3 क्या दिखाई गई हैं, पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां दिखाई गई हैं। और साथ ही साथ वहां पर आपको एक किसका चित्र दिखाया गया है, चंद्रमा का चित्र क्या किया गया है, दिखाया गया है। चंद्रमा का चित्र क्या किया गया है, बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, 3 पहाड़ियों के साथ चंद्रमा का चित्रण जो है वो कहां मिलता है हमें, 3 पहाड़ियों के साथ चंद्रमा का चित्रण इन सिक्कों पर प्राप्त होता है। जो सिक्के हमें कहां से प्राप्त होते हैं, बालाथल सभ्यता से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हमें 3 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इन 3 तांबे की मुद्राओं पर एक जगह पर हमें हाथी का अंकन दिखाई देता है और यहां पर लिख देता हूं मैं, एक जगह पर हमें 3 पहाड़ियां व किसका अंकन किया गया है, चंद्रमा का क्या किया गया है, अंकन किया गया है, चंद्रमा का अंकन किया गया है। ये सब चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई है, बालाथल से। जो बालाथल सभ्यता अपने आप में कहां पड़ती है, ठीक है ना, उदयपुर के अंदर किस तहसील में, वल्लभनगर तहसील में। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, पहले रिवीजन करें तो आपको सबसे पहले बताएं कि बालाथल सभ्यता जो है वो हमें कहां प्राप्त हुई है, उदयपुर में, वल्लभनगर तहसील के अंदर। वल्लभनगर तहसील जहां पर एक उंटाला नामक छोटा सा गांव है, ठीक है ना, जो 42 किलोमीटर दूर पड़ती है वल्लभ तहसील, और इसी के पूर्व के, इसी के उत्तर के अंदर हमारे पास गुंटाला गांव, वहीं पर हमें क्या है, इस, ठीक है ना, बालाथल नाम के स्थल से सभ्यता प्राप्त हुई है। बालाथल नामक एक स्थल वहीं पर बना हुआ है। इसी बालाथल के स्थल के अंदर या वल्लभनगर तहसील के अंदर आपको भैंस प्रजनन केंद्र भी देखने को मिलेगा, उंटाला दुर्ग भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात ज्वार अनुसंधान केंद्र भी कहां मिलेगा,
यहीं प्राप्त होगा। अगर बात करें कि बालातल सभ्यता स्थल के समय का कालक्रम की, तो कार्बन विधि के द्वारा इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व के करीब बताया जाता है। माना जाता है कि यह सिंधु सभ्यता के क्या रहा है, समकालीन रहा है। इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो इसके उत्खननकर्ता में 1963 के अंदर सबसे पहले इसकी खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, वीएन मिश्र के द्वारा की गई थी, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। लेकिन उसके बाद 1993 के अंदर इन्हीं के नेतृत्व के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर इसको क्या किया था, उत्खनन किया था, जो उत्खनन 7 वर्षों तक चला था। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम था वीएस शिंदे, देव कोठारी, आर के मोहंती, और उसके साथ साथ हमारे यहां पर याद रखिएगा देव कोठारी के साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर ललित पांडे और डॉक्टर जीवन खरकवाल, देव कोठारी भी उसी से रिलेटेड थे। ये तीनों लोग जो थे वो इस सभ्यता के उत्खनन के दौरान क्या थे, मौजूद थे। इस सभ्यता का उत्खनन जब किया गया तो मैंने आपको बताया कि इस सभ्यता का उत्खनन जो है वो लगभग कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किया गया है, 1400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर इसका उत्खनन किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो लगभग 5 एकड़ के अंदर मानी जाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 एकड़ के समान क्या किया जाता है, माना जाता है। यहां से हमें तांबे के औजार, तीर, तांबे की बनी तीर, मिट्टी की बनी हुई ओखलियां, सूती कपड़ा, ठीक है ना, अन्य चीजें प्राप्त हुई हैं, जिनमें बर्तन भी हमें प्राप्त हुए हैं जो 1800 ईसा पूर्व तक के माने जाते हैं। मिट्टी से बनी हुई सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिस सांड की मूर्ति को हम क्या कहते हैं, बालाथल बुल कहते हैं। जैसे हमें आहड़ से प्राप्त हुआ, और आहड़ बनास नदी के किनारे पर था, अर्थात आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया आयड़ नदी के किनारे पर है। हम उल्टा चलें तो बनास, बनास से बेड़च, बेड़च से आयड़, अर्थात आयड़ नदी के किनारे पर है। लेकिन उदय सागर झील में यही आयड़ नदी गिरने के बाद बेड़च नदी कहलाती है, और यही बेड़च आगे जाकर किस में विलीन हो जाती है, बनास में विलीन हो जाती है। इसीलिए उसे बनासियन बुल की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी, जो हमें आहड़ से बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी। यू आकार के यहां पर हमें क्या प्राप्त हुए हैं, तो चूल्हे प्राप्त हुए हैं, सबसे बड़ी बात एक। फिर उसके बाद बात करें तो यहां पर जो हमें मकान प्राप्त हुए, उन मकानों के अंदर सभी जगह पर पक्की ईंटें नहीं बनी हुई है, पक्की ईंटें नहीं लगी हुई है, कई कई जगह पर कच्ची ईंटें भी लगी हुई है। और यहाँ पर बुना हुआ सूती कपड़ा मिला है जो 500 ईसा पूर्व पुराना है। लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं, लोहे गलाने की 5 क्या प्राप्त हुई, हमें भट्टियां प्राप्त हुई हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, यहाँ पर कुल 22 परतों की पहचान की गई है खुदाई के दौरान, और 11 कमरों वाला बहुत बड़ा भवन प्राप्त हुआ है। नलकूप के हमें यहाँ क्या प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कुत्ते की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुत्ते की क्या प्राप्त हुई हैं, मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। जैसे किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। बैल की मूर्ति के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि जैसे शायद ये सांड या बैल की जो मूर्ति है ये पूजा पाठ में क्या की जाती थी, काम में ली जाती थी। फिर बात करें इसके अंदर तो यहां पर पशुपालन के रूप में गायें, बैल और कुत्ता, और कृषि के रूप में गेहूं, जो सरसों और मूंग के क्या है, प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्या ऐसा लगता है कि ये लोग इस प्रकार की खेती किया करते थे। 32 प्रजातियों के बारे में, जानवरों की 32 प्रजातियों के बारे में पता लगा, क्योंकि हमें यहाँ जो अस्थियां मिली हैं उन अस्थियों के आधार पर हम जानवरों की 32 प्रजातियों का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इन लोगों के द्वारा जो है वो मांसाहार किया जाता था। ये लोग मांसाहारी थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लोग क्या थे, मांसाहारी थे। फिर बात कर रहे हैं इसके बाद आगे, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि 4000 ईसा पूर्व पुरा की जो एक योगी की कब्र है वो हमें कहां से प्राप्त होती है, बालातल सभ्यता स्थल से प्राप्त होती है। और इसके अंदर हमें किस रोग के प्रमाण मिलते हैं, कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं। और ये कुष्ठ रोग भारत में मिलने वाला सबसे प्राचीनतम प्रमाण है कुष्ठ रोगों में, ध्यान रखिएगा। इसके पहले हमें किसी भी कंकाल के अंदर कुष्ठ रोग के प्रमाण नहीं मिलते हैं, बाद में जरूर मिलते हैं। फिर बात करें इसके अंतर्गत हमें और क्या मिला, तो यहां पर हमें 3 तांबे की क्या प्राप्त होती है, मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इन मुद्राओं के एक हिस्से के ऊपर हाथी का क्या किया गया है, अंकन किया गया है, और इसके दूसरे हिस्से के ऊपर 3 पहाड़ियां और एक चंद्रमा का क्या किया गया है, अंकन किया गया है। ये सब चीजें हमें बालाथल स्थल से प्राप्त हुई हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की सभ्यताएं, और राजस्थान की सभ्यताओं के अंतर्गत हमने कुछ बड़ी बड़ी सभ्यताओं का क्या कर लिया था, नॉलेज ले लिया था। और उसी क्रम के अंदर आज हम जिस सभ्यता की जानकारी लेने वाले हैं, इस सभ्यता का नाम है रेड, जो कि हमें राजस्थान के टोंक जिले के अंदर निवाई तहसील से क्या है, प्राप्त हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेड की जानकारी और रेड सभ्यता के बारे में जो हमें जानना है उसकी जानकारी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेड सभ्यता, जो राजस्थान के किस जिले के अंदर प्राप्त होती है,
टोंक जिले के अंदर प्राप्त होती है। और ये जो रेड सभ्यता है ये राजस्थान के टोंक जिले में किस नदी के किनारे पर प्राप्त होती है? भील नदी के किनारे पर प्राप्त होती है। दोस्तों इसको याद रखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी यदि आप इन दोनों नामों को एक साथ लिख दोगे। यदि मैंने लिखा रेड और रेड के बाद मैंने लिखा ढील, तो आप गौर से देखोगे कि जिस सभ्यता का अक्षर लास्ट में खत्म हो रहा है उसी नदी का अक्षर लास्ट में शुरू भी हो रहा है, अर्थात ढह पर खत्म होने वाली सभ्यता की नदी जो है वो ढह से ही क्या होगी? शुरू होगी। तो रेड सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे पर है? याद रखिएगा, ढील नदी के किनारे पर है। और राजस्थान के किस जिले में मिली है? टोंक जिले में मिली है, निवाई तहसील के अंदर। अब बात करते हैं इसकी उत्खनन की और इसके खोजकर्ताओं की। तो दोस्तों ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता की खोज सन 1938 के अंदर सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और इसका उत्खनन जो था, इसके उत्खनन को लेकर हम चर्चा करें तो हमें किताबों में एक नाम दिखाई देता है KN पुरी, जिसका नाम है केदारनाथ है पुरी। तो दोस्तों ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता सन 1938 के अंदर सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। और 1938 के बाद इस सभ्यता का उत्खनन कार्य जो था वो किसके द्वारा किया गया था? केदारनाथ पुरी के द्वारा। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको पीछे वाली सभ्यता का भी ज्ञान देना चाहूंगा ताकि आपको इससे संबंधित करते हुए इस सभ्यता के बारे में क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए, नॉलेज हो जाए। आपको याद हो तो मैंने बताया था सन 1936 के अंदर इन्हीं दयाराम साहनी के द्वारा बैराट सभ्यता का क्या किया गया था? खोज की गई थी। दयाराम साहनी ने किस सभ्यता की खोज की थी? बैराट सभ्यता की। उसी क्रम के अंदर जब ये बैराट सभ्यता की इन्होंने खोज की थी, उसी क्रम के अंदर 1938 के अंदर इनके द्वारा किस सभ्यता की खोज की गई? ध्यान रखिएगा, रेड टोंक की। और 1938 के बाद इस सभ्यता के उत्खनन के लिए KN पुरी को बुलवाया गया और उत्खनन में केदारनाथ पुरी का क्या रहा? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसा कि हमने बैराट में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि उसकी खोज सबसे पहले और उसके रूप में, उसके उत्खननकर्ता के रूप में सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एक्सकेवेशन एट बैराट, क्योंकि उन्होंने खोज की और उत्खनन किया। उसी तरह केदारनाथ पुरी ने भी अपनी इसी सभ्यता के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एक्सकेवेशन एट बैराट या रार। इस सभ्यता के लेखक, इस किताब के लेखक जो हैं दोस्तों वो कौन है? KN पुरी, केदारनाथ पुरी हैं। इसके अंतर्गत हमें लगभग रेड सभ्यता के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। क्या उनको यहां से, इस स्थल से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी, कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और इस सभ्यता स्थल का राजस्थान से ही नहीं बल्कि बाहर से भी किन किन क्षेत्रों से इनका क्या था? संबंध था, यार किन कालों से इस सभ्यता का क्या रहा था? संबंध रहा था। तो चलिए उन्हीं कालों को ध्यान में रखते हुए इस सभ्यता के कुछ उपनामों के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस सभ्यता के उपनामों में सबसे पहला नाम क्या आता है? लो युगीन सभ्यता। यह सभ्यता अपने आप में लो युगीन सभ्यता क्यों कहलाती है? क्योंकि यहां पर हमें रेड टोंक से सबसे ज्यादा लोहे की सामग्री क्या हुई है? प्राप्त हुई है। उनमें हमें तलवारें, छुरियां, बर्तन, अनेक चीजें, सिक्के, अनेक चीजें हमें लोहे के प्राप्त हुए हैं। और इसी वजह से हमने इस सभ्यता को लो युगीन सभ्यता से जोड़ लिया है कि लोह सामग्री सर्वाधिक प्राप्त होने के कारण इसका मतलब ये सभ्यता का संबंध जो था वो किससे था? लो युगीन से था, लोह युग से था। और शायद यही रीजन है जिसके कारण हमने इस सभ्यता का एक अन्य नाम भी क्या दिया? ठीक है ना, भारत का टाटा नगर। भारत का टाटा नगर क्यों कहा गया? क्योंकि आपको यह जानना होगा कि इससे पहले जब हम बात करें, इससे पहले हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोहे का व्यापार जो था वो बिहार में किया जाता था। सबसे ज्यादा लोहे का व्यापार जो है बिहार में किया जाता था। लेकिन जब बिहार के टुकड़े हुए तो एक क्षेत्र जो है बिहार से निकलकर झारखंड में चला गया जिसका नाम क्या था? जमशेदपुर। और आप जानते हो कि यहां पर टाटा का बहुत अधिक क्या था? प्रभाव था। और इसीलिए आज भी जमशेदपुर जो है, जो कि अपने आप में लोह सामग्री के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता है, अपने आप में सबसे अधिक, सबसे प्रचलित क्षेत्र माना जाता है। इसी वजह से ये जब लोहे के लिए जाना जाता है और हमारे राजस्थान के अंदर प्राचीन काल के अंदर कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? रेड जाना जाता है। तो हमने उसका संबंध टाटा नगर से किया और तब हमने इसको नाम दिया प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो हम प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड सभ्यता को कहते हैं। आशा करता हूं आपको इस नाम के बारे में अब पूर्ण रूप से क्या हो गई होगी? डिटेल मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके अलावा अन्य इनके नामों की। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम इनके अन्य नामों को लें तो मैं एक नया पेज ले लेता हूं और यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि इनके नए नामों में नाम लें तो हम ये कहेंगे कि याद रखिएगा
कि इसके अंतर्गत रेड टोंक का संबंध जो है वो किस जनपद से है, मालव जनपद से है, मालव महाजनपद से, या मालव जनपद लिख लीजिएगा, मालव जनपद से है। अब मालव जनपद क्या है इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी दी थी कि मत्स्य जनपद कहां से कहां तक है, ये सब मैंने आपको बताया था कि मत्स्य जनपद का सर्वाधिक भाग जो है वो जयपुर और अलवर जिलों में आता है। तो ये मालव जनपद क्या है, क्या हमारे राजस्थान के अंदर मालव जनपद है, और अगर नहीं है तो फिर मालव जनपद के सिक्के कैसे प्राप्त हुए, मैं इस पूरी स्टोरी को आपको क्या करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों एक नदी है, ध्यान रखिएगा, दो नदियां हैं जिनमें एक नदी जो है चिनाब है और एक नदी जो है वो रावी है, चिनाब और रावी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चिनाब और ये जो रावी नदियां हैं, ये चिनाब और जो नावी नदियां हैं, इन नदियों के संगम पर आपको एक सभ्यता यहां पर कुछ लोग क्या है रह रहे थे, यहां पर कुछ लोग रह रहे थे, और वो लोग जो थे वो किस जनपद के थे, मालव जनपद के थे, मालव जनपद के थे, ये याद रखिएगा। मालव जनपद के बारे में ये कहा जाता है कि मालव जनपद के लोगों का मूल स्थान जो था वो क्या था, पंजाब था। और पंजाब के बारे में आप जानते हो, पंजाब हमारे पास ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब का हिस्सा आता है। तो चिनाब और रावी नदी के इस क्षेत्र के अंदर ये जो मालव जनपद के लोग रहा करते थे, इन मालव जनपद के लोगों का फिर हमारे राजस्थान के अंतर्गत कैसे संबंध आया, तो इसको जानने का प्रयास करें। तो थोड़ा सा हम इतिहास के, भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या जानकारी लेंगे कि घटना है सन 326 ईसा पूर्व की। याद आया होगा आपको 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ, अगर याद नहीं आया तो चलिए याद करवा देते हैं। 326 ईसा पूर्व के अंदर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंदर इसी क्षेत्र के अंदर आया था, इसी क्षेत्र के। और कहते हैं कि मालव जो जनजाति थी हमारे भारत की एक आदिम जाति के रूप में क्या की जाती है, जानी जाती है। जनजाति नहीं है दोस्तों, जाति है, आदिम जनजाति के रूप में जाती है, आदिम जाति के रूप में क्या की जाती है, मानी जाती है, अर्थात अपने आप में बहुत पुरानी जाति है ये। और ये जो थी योद्धे प्रकार की जाति थी, अर्थात अस्त्र शस्त्रों से लैस रहती थी और लड़ाई झगड़ा कर कर अर्थात युद्ध कर कर ही अपनी आजीविका क्या किया करती थी, कमाया करती थी। कहते हैं कि ये जो यहाँ के मालव रहने वाले लोग हैं, इन लोगों की एक बड़ी सेना भी थी। कर्टियस नाम के एक विद्वान हुए जिनके द्वारा यह वर्णन दिया गया है। कर्टियस कहता है कि इनकी खुद की एक सेना थी और सिकंदर को इसी मालव जनपद की या मालव के लोगों की सेना के साथ क्या करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी। और इस लड़ाई के अंदर मालव के लोगों ने सिकंदर का बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत सैनिक इनके मार दिए, और साथ ही साथ सिकंदर इसी युद्ध में क्या हो गया था, घायल भी हो गया था। सिकंदर को बड़ा गुस्सा आया और गुस्सा आकर सिकंदर ने एक निर्णय लिया और संपूर्ण मालव जनपद के यहां रहने वाले लोगों को उसने मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। एक बड़ा नरसंहार किया सिकंदर ने, जिसके अंतर्गत स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, ठीक है ना, किसी को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा। और यहां से लोग जो बचे वो यहां से पलायन करने का निश्चय करने लगे, और यहां से पलायन करने के बाद वो लोग हमारे किधर की तरफ आना शुरू हुए, राजस्थान की तरफ। इसका मतलब मालव जनपद के जो लोग पंजाब के अंदर रहा करते थे मूल स्थान के रूप में, और रावी और चिनाब नदी के आसपास के इनके क्षेत्र के अंदर रहा करते थे, इन्होंने उस समय इस क्षेत्र को छोड़ा और हमारे राजस्थान की तरफ उनका क्या हुआ, आना हुआ। अब ये राजस्थान के अंदर आए तो राजस्थान के अंदर इन्होंने अपने आप को कहां पर बसाया, राजस्थान में इन्होंने अपने आप को अलवर, और इंपॉर्टेंट क्षेत्र दोस्तों क्या था, टोंक। जैसा कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको टोंक पर क्यों लेकर आना चाहता था, क्योंकि हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं वो सभ्यता किससे संबंधित है, रेड टोंक से संबंधित है। तो यहां मालव जनपद के लोग टोंक में आए, अलवर में आए, और अलवर और टोंक में आने के साथ साथ याद रखिएगा मध्यवर्ती मेवाड़ का जो हिस्सा है वह भी मालव जनपद के हिस्से में था। मध्यवर्ती मेवाड़, इन क्षेत्रों में इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, स्थापित कर लिया, और इस तरह यहां पर अपना जीवन यापन करने लगे। और इसी रीजन से हमें इस अलवर के बाद टोंक नामक जो ये जिला है, इस जिले के अंदर हमें मालव जनपद के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, या मालव लोगों के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारी सभ्यता है, इनके उपनामों में मैं ये लिख सकता हूं कि मालव, ठीक है ना, जाति से या मालव जनपद से जुड़ी, ठीक है ना, जनपद से संबंधित सभ्यता स्थल, मानव जनपद से सभ्यता,
तो ये भी याद रखिएगा, तब भी हम किसका नाम लेंगे, रेड टोंक का नाम लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे इसके बाद, तो देखिए यहां पर हमें रेड टोंक से मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं कि यहां पर हमें कौन कौन से क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन साक्ष्यों में सबसे पहला हमें क्या प्राप्त होता है, एक आलीशान क्या प्राप्त होता है, मकान प्राप्त होता है दोस्तों, और उस मकान के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये आलीशान मकान क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस आलीशान मकान की कुल कितनी मंजिलें हैं, 2 मंजिलें हैं दोस्तों, 2 मंजिले मकान प्राप्त हुए। कितनी मतलब ना आश्चर्य की बात है कि उस टाइम के अंदर हमें 2 मंजिला मकान क्या हो रहे हैं, दिखाई हो रहे हैं। वरना आज भी वर्तमान में अगर आप गाँव में जाओगे, सही तरीके के गाँव में, जो गाँव को गाँव कहलाते हैं, जो शहरों से नहीं जुड़े हैं, तो भी आपको 2 मंजिला मकान नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि उस समय के जो ये आलीशान मकान के जो अवशेष हैं, जो 2 मंजिला वाले आलीशान मकान के अवशेष हैं, ये बड़े ही अपने आप में क्या है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो मिट्टी का एक संकीर्ण गर्दन का फूलदान मतलब गमला मतलब जिसके अंतर्गत हमने क्या, हम हमारे घरों के अंदर क्या रखते हैं, ठीक है ना, ये नकली फूल रखते हैं, अर्थात हम जिसको फूलदान बोल देते हैं। ये संकीर्ण गर्दन का मतलब पतली गर्दन का, इस तरह, ठीक है दोस्तों, इस तरह, और नीचे जो है वो इस तरह क्या होता है, ये पोट, ये जो पोट है, इस तरह का पोट हमें कहां से प्राप्त हुआ है, रेड टोंक से प्राप्त हुआ है। और इसके अंतर्गत क्या है, हम लोग क्या रखते हैं, फूल रखते हैं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग जो है अपने आप में यहां पर इसके अंतर्गत कुछ चीजें रखते हैं। तो देखो ये फूल, ये फूलदान, ये मिला है हमें, ये प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये जो है हमें कहां से प्राप्त हुआ है, मिट्टी का प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, संकीर्ण गर्दन का है। संकीर्ण गर्दन मतलब लंबी है और साथ में क्या है, पतला है, छोटा है, थोड़ा कम है। और ये फूलदान है जिसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे क्या रखे जाते थे, फूल रखे जाते थे, फूलदान रखे जाते थे। नेक्स्ट बात करें तो अगला पॉइंट है तलवार, ब्लेड तथा भाले और चूरे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से है। लोह युगीन सभ्यता है क्योंकि यहां पर हमें लोहे के सर्वाधिक भंडार प्राप्त हुए हैं, या लोहे का सर्वाधिक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो देखिए उन सामग्रियों में तलवार लोहे की बनी है, ब्लेड लोहे के बने होते हैं, भाले लोहे के बने होते हैं, और छोटे छुरे भी लोहे के बने होते हैं। तो आप देखिए कि सर्वाधिक लोह सामग्रियां हमें किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होती है, सर्वाधिक लोह सामग्रियां हमें रेड क्या होती हैं, टोंक से प्राप्त होती हैं। इसीलिए शायद मैं रेड टोंक को एक और नाम देना चाहूं, यदि उसके, ठीक है ना, उपनामों में, तो मैं उपनामों में एक नाम और दे सकता हूं कि लोह युगीन। यहां लिखा हुआ है देखिए, दो लोह युगीन सभ्यता। इसका मतलब इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और यहां पर मिलने वाले जो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, ये भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि इस सभ्यता का संबंध डायरेक्ट किससे रहा होगा, लोह युगीन काल से रहा होगा, लोह युगीन सभ्यता से रहा होगा। नेक्स्ट बात करें कि इसके अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो सर्वाधिक लोह सामग्री के भंडार। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमें प्राप्त हुई गज देवी, ठीक है ना, ये, और गजमुखी यक्ष की और मात्र देवी की क्या प्राप्त हुई, हमें मूर्ति प्राप्त हुई। देखिए मात्र देवी याद रखिएगा, और एक प्राप्त हुई हमें गजमुखी यक्ष की मूर्ति, ये भी हमें रेड टोंक से प्राप्त हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस सभ्यता का संबंध मालव जनपद से था, और मालव जनपद से था। तो देखिए आप ये देखिए कि मालव जनपद के हमें कुल कितने सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, 6000 सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। और आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि इसे भारत का क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है, टाटा नगर। क्यों कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर, क्योंकि याद रखिएगा एशिया के सबसे बड़े सिक्कों का भंडार, एशिया में सबसे बड़े सिक्कों का भंडार अगर हमें किसी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, सबसे बड़े सिक्कों का भंडार यदि हमें किसी सभ्यता स्थल से प्राप्त होता है, तो ये किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होता है, रेड टोंक से प्राप्त होता है। और ये देखिए सिक्कों में 6000 सिक्के अकेले जो हैं वो हमें किसके प्राप्त हुए हैं, 6000 अकेले सिक्के हमें किसके प्राप्त हो रहे हैं, मालव जनपद के प्राप्त हो रहे हैं, मालव जनपद से जुड़े हुए हैं। इन सिक्कों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और कि 3075 सिक्के पंचमार्क सिक्के हैं, जिन्हें आहत सिक्कों के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के। और यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर, भारत में सर्वाधिक पंचमार्क सिक्कों का भंडार हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो सर्वाधिक पंचमार्क सिक्कों का भंडार भारत में हमें कहां से प्राप्त होता है, रेड टोंक सभ्यता से प्राप्त होता है। रेड टोंक से हमें
सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, आहड़ सिक्के हमें क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें एक इंपॉर्टेंट सिक्का जो है वो भी मैं यहां बता दूं आपको, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्का प्राप्त हुआ है हमें, और वो सिक्का है अपोलोडोटस, यूनानी शासक का। ये अपोलोडोटस है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम लोग आहड़ सभ्यता पढ़ रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आहड़ सभ्यता आपको पढ़ाया, और आहड़ सभ्यता में मैंने आपको बताया कि हमें यहां से वहां से एक सिक्का प्राप्त हुआ है आहड़ सभ्यता में, जिस सिक्के के ऊपर एक यूनानी देवता अपोलो का क्या है, चित्र मिलता है। तो कुछ बच्चे उस अपोलो को और इस अपोलो का दोनों का क्या कर लेते हैं, संबंध कर लेते हैं। नहीं, वो एक यूनानी देवता थे, और ये यूनानी देवता नहीं है दोस्तों, ये एक यूनानी शासक है, ध्यान रखिएगा, यूनानी शासक है। तो अपोलोडोटस जो है वो एक यूनानी शासक था, और उसका एक सिक्का प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो ये सिक्का जो हमें प्राप्त हुआ है, ये सिक्का खंडित सिक्का है दोस्तों। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये सिक्का टूट गया होगा। और जैसा कि मैंने ये भी बताया कि 3075 जो हैं, ठीक है ना, 3075 सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये चांदी के जरूर हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चांदी के हैं, लेकिन ये गले हुए चांदी के हैं। ध्यान रखिएगा, गले हुए मतलब बिल्कुल क्या है, मतलब है ना, इनका जो अवस्था जो है वो इनकी जो है पुरानी सी है और काफी टूटी फूटी सी है, गले हुए सिक्के से मिले हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये खंडित सिक्का प्राप्त हुआ हमें, जो सिक्का क्या है, एक अपोलोडोटस का सिक्का है, जो यूनानी शासक के रूप में हमें क्या है, प्राप्त होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, उसको भी आप नोट में लिख सकते हो, कि हमें इसी सभ्यता स्थल से, रेड से, ठीक है ना, बंदर की आकृति के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बंदर की आकृति के खिलौने व बर्तन प्राप्त होते हैं दोस्तों। बंदर की आकृति के खिलौने व बर्तन, खिलौने व बर्तन, बंदर की आकृति के खिलौने और बर्तन भी हमें किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, रेड टोंक सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज भी आपको रेड सभ्यता की ये जानकारी काफी अच्छी लगेगी, और इसी क्रम में हम अपने राजस्थान की और महत्वपूर्ण सभ्यताओं को क्या करेंगे, जारी रखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।